तो बढ़िया नया कॉपी बना लीजिएगा आप लोग और हेडिंग डाल लीजिएगा पंचायती राज, है ना। ठीक, ये टॉपिक है पढ़ने को हमारे पास पंचायती राज। और पंचायती राज छत्तीसगढ़ में गवर्नेंस का एक पार्ट है जिसको हमको समझना है ना। तो उससे पहले जब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा हम लोग ठीक प्रशासन को समझ लेते हैं कि किस किस स्तर पे कैसा प्रशासन होता है ना। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, एक देश है और देश का नाम क्या है, भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो एक तो पूरे भारत के लिए प्रशासन होगा, है ना, जिसको हम लोग केंद्रीय प्रशासन कहेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। ठीक, फिर भारत में छोटे छोटे राज्य भी हैं, है ना, बहुत सारे राज्य हैं। अब इन राज्यों में एक राज्य है कौन सा, छत्तीसगढ़। तो ये हो गया राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। तो हमको छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन देखना पड़ेगा, है ना। केंद्र स्तर पे तो हो ही रहा है जो पूरे भारत के लिए है। इसके बाद राज्य स्तर पे ही प्रशासन होगा। राज्य स्तर पे पूरे राज्य के लिए प्रशासन हो रहा है। राज्य बटा हुआ है छोटे छोटे जिलों में। क्लियर, किसमें बटा हुआ है, जिलों में। तो अब जिले के स्तर पे भी प्रशासन होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, जिला, है ना। और जिला में भी प्रशासन हो रहा है। जिले में दो तरीके के क्षेत्र हैं। एक आपका ग्रामीण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ग्रामीण, रूरल एरिया है। और दूसरा है आपका शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है। क्लियर। तो जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन हो रहा है और शहरी क्षेत्र में भी प्रशासन हो रहा है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि एक सिस्टम को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्लियर, इसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कितने स्तर पर बटा हुआ है, तो तीन। कितने स्तर पे, तीन स्तर पे। कौन कौन से तीन, तो एक केंद्र स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे, है ना। दूसरा राज्य स्तर पे, है ना। और तीसरा जिला के स्तर पे, है ना, जिला स्तर। क्लियर, ऐसा कितने लेवल में बटा हुआ है, तीन। समझ में आ रहा है बात, कितने लेवल में बटा हुआ है, तीन। एक केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे, और तीसरा जिला स्तर पर, है ना। फिर बताया मैं कि जिला स्तर भी कितने भागों में बटा हुआ है, दो। कितने भागों में, दो भागों में। दो कौन कौन से हुए बताइए। एक हुआ ग्रामीण क्षेत्र, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रशासन। और दूसरा कैसा क्षेत्र हुआ, शहरी क्षेत्र हुआ। तो शहरी क्षेत्र के लिए प्रशासन चाहिए, ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे। समझ पा रहे हैं बात को। अब ग्रामीण क्षेत्र पे भी प्रशासन जो है ये तीन स्तरों पे होता है ना। कितने स्तर पे, तीन। एक, ठीक, जो अपर बॉडी है इसको इस तरीके से देखें आप, ऐसा कितने स्तर पे होगा, तीन स्तर पे, है ना। और इसी प्रकार से तीन स्तर पे कहां होगा, शहरी क्षेत्र में भी होगा, है ना। कैसे तीन स्तर पे, तो देखिए तीन लेवल हैं इसके। एक सबसे ज्यादा क्या है, ग्राम पंचायत। क्लियर, तो ग्राम पंचायत स्तर पे प्रशासन हो रहा है। दूसरा है जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत स्तर पे हो रहा है। और तीसरा है जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के स्तर पे हो रहा है। वैसे ही नगरीय क्षेत्र में भी देखिए तीन स्तर पे हो रहा है। सबसे ग्रास रूट लेवल जो है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, नगर पंचायत। फिर इसके अपर बॉडी को क्या बोल रहे हैं, नगर पालिका।
है ना। और सबसे अपर बॉडी को क्या बोल रहे हैं, एपेक्स बॉडी को नगर पालिका निगम, है ना, नगर पालिका निगम। तो ऐसा 3 लेवल में प्रशासन हो रहा है शहरी क्षेत्र में, और इसी तरीके से 3 लेवल में प्रशासन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। बातें समझ में आ रही हैं क्या? आगे बढ़ूं। अब बात यह है कि ये प्रशासन हो रहा है, ऐसा प्रशासन, ठीक, का प्रावधान, प्रोविजन किसमें किया गया है ना। ऐसे प्रशासन के लिए प्रोविजन किसमें दिए गए हैं, तो समझिए ऐसे प्रशासन का प्रोविजन किसमें दिया गया है ना। तो ऐसे प्रशासन के लिए प्रोविजन जो है केंद्र स्तर पे संविधान के अनुच्छेद, है ना, संविधान में दिया गया है। संविधान के भाग किसमें, भाग 5 में। केंद्र स्तर के लिए किसमें, भाग 5, ठीक। राज्य स्तर के लिए किसमें, भाग 6। जिला स्तर पे 2 लेवल हैं, ग्रामीण और शहरी, ठीक। बैठ जाओ। नौ बजे, ठीक है। हाँ, तो केंद्र स्तर पे प्रशासन किसमें, भाग 5, राज्य स्तर पे भाग 6, क्लियर। और जिला स्तर पे 2 लेवल हो गए, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भाग 9, पार्ट 9, और शहरी क्षेत्र के लिए 9 का 9A इस पे है। समझ में आया बात? तो पहले तो भाग याद रखिए। केंद्र स्तर पर प्रशासन हो रहा है किसमें, संविधान भाग 5 के तहत, है ना। राज्य स्तर पे भाग 6 के तहत। फिर जिला स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र में भाग 9 में पंचायती राज, 9 में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। और 9 में नगरीय निकाय, किसके बारे में है, नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज के बारे में, क्लियर। तो 2 लेवल में प्रशासन हो रहा है, एक ग्रामीण और एक शहरी, ठीक। हमको किसको जानना है अभी, पहले ग्रामीण को। जब ग्रामीण पढ़ लेंगे इसके बाद किस पे चले जाएंगे, शहरी। मतलब पंचायती राज भी पढ़ना है, नगरीय निकाय भी पढ़ना है। हम लोग शुरुआत अभी किसको कर रहे हैं, पंचायती राज को, है ना। पंचायती राज को केंद्र स्तर पे प्रशासन हो रहा है, तो प्रशासन के प्रमुख भी हैं कुछ लोग, है ना। अच्छा, प्रावधान में, संविधान में भाग देख लिए, अनुच्छेद भी थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद प्रमुख पे चलते हैं। अनुच्छेद, आर्टिकल्स। केंद्र स्तर पे आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 51 से 152 तक, सॉरी 151 तक, है ना, क्लियर। 51 से, सॉरी 51 नहीं, अरे टोना टोटका नहीं करो पीछे से, ठीक। 52 से 151, है ना। 52 से कहां तक, 151। राज्य स्तर पे 152 से 237 तक, 237, क्लियर, राज्य स्तर पे। और पंचायती राज, इसके लिए आर्टिकल है 243A टू 243O, 243A से 243O। और नगरीय निकाय के लिए है 243O के बाद P से 243ZG तक। याद आ रहा है? तो इस तरीके से आर्टिकल याद करने हैं हमको। 52 टू 151, 152 टू 237, 243 से A से 243O, फिर 243P से 243ZG। याद रहेगा? समझ में आया इतना बात? तो केंद्र स्तर पर प्रशासन के लिए भाग कौन सा है, 5। राज्य स्तर पर प्रशासन के लिए भाग कौन सा है, 6। और ग्रामीण स्तर पर प्रशासन के लिए भाग कौन सा है, 9 में क्या है, पंचायती राज। और शहरी स्तर के लिए या नगरीय स्तर के लिए क्या है, 9 का, है ना, 9A। और ये कौन सा भाग है, नगरीय निकाय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नगरीय निकाय। इसके बाद अनुच्छेद बताइए, केंद्र स्तर पर प्रशासन के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 52 से 151। याद रहेगा? केंद्र स्तर के लिए क्या है, 52 से 151। राज्य स्तर के लिए क्या है बोलिए, 152 से 237। और फिर ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज के लिए
243 ए से 243 ओ तक, याद होगा। और फिर नगरीय निकाय के लिए 243 पी से 243 जेड जी तक, है ना। इसके बाद देखिए, केंद्र स्तर पे दो प्रमुख हैं, एक को बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख और दूसरे को बोलते हैं वास्तविक प्रमुख, है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा और दूसरा रियल हेड होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। केंद्र स्तर पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है। राज्य स्तर ये वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। वैसे ही राज्य में आ जाएं तो राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख कौन है? तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, है ना। और इसके बाद पंचायती राज में यानी कि ग्रामीण स्तर पर आ जाएं तो ग्रामीण स्तर पे तीन अलग अलग लेवल हैं, है ना। ठीक। अगर जिला पंचायत की बात करें तो वहां पे संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? जिला पंचायत सीईओ, है ना। और वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? तो जो भी जिला पंचायत का अध्यक्ष है वो। क्लियर। अब इसी को छोटा करते चलिए आप। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत सीईओ और जनपद का अध्यक्ष, है ना। और ग्राम पंचायत में देखें तो सचिव और फिर सरपंच। क्लियर। समझ में आ रहा है बात? सुने हैं नाम कि नहीं? देखे हैं ना? देख रहे हो, अंग्रेजी बोल के गोल गोल घुमा रहा है ना, वही वाला है। ठीक है। नगरीय निकाय में आएंगे तो यहां भी वैसे ही चलेगा। ठीक। जो एपेक्स लेवल है यानी कि नगर पालिका निगम, निगम के स्तर पे ठीक संवैधानिक प्रमुख होगा सीएमओ। नगर निगम कमिश्नर बोलते हैं। ठीक। अब वही कमिश्नर, आयुक्त अंग्रेजी में। ठीक है। इसके बाद अगर जनता जिसको चुन के भेज रही है वो कौन है? महापौर। बाकी दोनों में अध्यक्ष होते हैं और सीएमओ होते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इनका लेवल चलेगा। इस पर नहीं लिख पा रहा हूं मैं क्योंकि तीन तीन लेवल हैं अलग अलग, लेकिन आप लोग सुन लिए हैं, समझ भी गए हैं, बन जाएगा काम। चलें आगे। अब देखिए, इतनी बात समझ में आई कि हमको आ गई है। तो प्रशासन के भारत में कितने लेवल? तीन। ठीक। और ऐसा तीन लेवल क्यों दे रहे हैं? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ग्रास रूट लेवल तक जाए, है ना। विकेंद्रीकरण इतना ज्यादा हो जाए पावर का कि व्यक्ति की पहुंच उस व्यक्ति तक हो। जैसे गांव का कोई व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति राष्ट्रपति से मिल सकता है क्या? नहीं मिल पाएगा। राज्यपाल से तो मिल ही लेगा, उससे भी नहीं मिल पा रहा है ना। तो कम से कम उस क्षेत्र के विधायक से वहां भी मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो कम से कम वो अपना काम कराने के लिए उस गांव पे जो मौजूद हैं, ठीक, उनसे तो काम करा ही सकते हैं। तो इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है ना। और विकेंद्रीकरण हो रहा है। इसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है अच्छे से सुचारू रूप से चल पा रहा है ना। इसके वजह से व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है कहां तक? प्रशासन तक, गवर्नमेंट तक, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तक। आदमी को अगर जाति बनवाना है, निवास बनवाना है, तो इसके लिए वो किसके पास नहीं जाएगा? तो ये इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा क्या कि नहीं बन पा रहा है मेरा, है ना। इसके लिए कहां जाएगा? जहां तक उसकी पहुंच सबसे आसान है। कहां है? मतलब डेली जिसको पकड़ सकते हैं वो कौन है? सरपंच। डेली जिसको पकड़ सकते हैं वो कौन है? सचिव। समझ में आया काहे नहीं बना रहा है? विधायक के पास रोज दौड़ सकते हैं क्या? नहीं। या विकास खंड ब्लॉक में डेली कूद सकते हैं क्या? नहीं। अपने गांव में है, आते जाते जब जहां पे देखे वहां पे पूछ लिए। जैसे वो सचिव जा रहा होता है तो बीच में नहीं पूछ लेता है हमारा टॉयलेट अधूरा है, कब पूरा होगा, है ना, रोड कब बनेगा, जब जब गुजरता है तब तब पूछता है ना। होता है। इसीलिए हो सकता है क्योंकि वहां तक पहुंच क्या है? आसान है ना। तो व्यक्ति का प्रशासन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या काम किया जा रहा है? ऐसी संस्थाओं का विकास। समझ पा रहे हैं बात को? आगे बढ़ जाएं क्या? यहां से चले आगे। अब देखिए इसके बाद
अगला बढ़िया हेडिंग डालिएगा, पंचायतों का इतिहास। पंचायतों का इतिहास, है ना। ठीक, पंचायतों का इतिहास, इसको समझना है कि पंचायती राज कैसे है, या इतिहास से पहले देख लें इसका थोड़ा सा परिचय, है ना। पंचायतों का परिचय, कि आखिर पंचायतें हैं क्या। ठीक, तो पंचायतें नहीं, कूदते फांदते आ रहे हो क्या? आओ आओ, बैठो, जाओ। पंचायती राज एक राजनैतिक तंत्र है ना। इट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, ये क्या है? राजनैतिक तंत्र, जिसके माध्यम से गांव तक प्रशासन को सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरा, यह स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, स्वशासन की इकाई है। ठीक, ये क्या है? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है कि ग्रास रूट लेवल पे प्रशासन पहुंचाना है, तो उसके लिए ठीक यूनिट कौन है? ठीक, कौन है? पंचायत। समझ में आ रहा है बात? अगला बात कि पंचायतें क्या अभी से ही थी, या फिर पहले से मौजूद है भारत में, या अंग्रेज आए तभी से शुरू हुआ है? तो भारत में पंचायतें जो है प्राचीन काल से चली आ रही हैं, है ना। भारत में पंचायतें वैदिक काल से प्रचलित हैं, है ना। कैसे प्रचलित है वैदिक काल से, है ना? तो ऐसे समझिए कि अभी जिस पंचायत को आप देख रहे हैं, ये वैदिक काल के पंचायत का ही विकसित रूप है ना। वैदिक काल में भी पंचायतें होती थी। आप लोग कम से कम सभा और समिति नामक दो संस्था सुने होंगे वैदिक काल में। ठीक, क्या सुने हैं आप? सभा व समिति। और ये तो थोड़ी ऊपरी लेवल की हो गई, इससे भी ग्रास रूट लेवल पे था, है ना। कैसे? तो उसको क्या बोलते थे वैदिक काल में? पंचायतों को पंचायतन कहते थे, है ना। वैदिक काल में पंचायतों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पंचायतन, है ना। पंचायतन कहा जाता था। और ये क्या काम करती थी? तो 5 लोगों का समूह होता था, ऐसे, है ना। ठीक, ऐसे 5 लोगों का समूह होता था जो आयताकार रूप में बैठ करके न्याय करते थे, है ना। 5 लोग हो गए, है ना, चुन्नू मुन्नू, ऐसे 5 लोग। ठीक, और यहां पे 2 व्यक्ति क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे, वादी और प्रतिवादी, है ना। एक जिसको न्याय देना है, ठीक, और एक जिसको सजा देना है। ऐसे 2 तरीके के लोग होंगे, है ना। एक जो होगा जो किसी के अधिकार का हनन किया रहेगा, है ना, और एक जिसके अधिकार समाप्त हुए होंगे। तो ऐसे 5 लोग बैठ करके क्या करते थे? न्याय करते थे। ठीक, इन्हीं पंचों के समूह को, जो आयत के रूप में बैठे हैं, है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता था? पंचायत। समझ पाए क्या बात को आप लोग? पंचायत क्या है? तो 5 लोगों का समूह हुआ करता था। कब? वैदिक काल, है ना। ठीक, जो क्या काम करता था? न्याय देने का काम। गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो उसके लिए न्याय करने का काम कौन कर रहा है? पंचायत। अभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कौन सुलझा दे रहा है? पंचायत। होता है? नहीं होता है? होता है। वो हमारे घर के बाड़ी से जो है कोहड़ा चुरा के भाग गया, तो फिर उसको बुलाते हैं, सजा सुनाते हैं। क्या चुरा लिए जी? हैं? बढ़िया से बोलना, देखो ऐसे गिन 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 नहीं करना है, या तो अच्छे से बोलना है या तो नहीं बोलना है। हाँ बताओ। अच्छा,
हाँ, होता है ना। आस पड़ोस में ही अपना अपना जो है जमा लिए हैं। अब पकड़ा जाने के बाद जो है तो वही तमाम ही काम तमाम कर देते हैं, है ना। ठीक, वहां राजस्थान हरियाणा में जाएंगे ना तो वहां पे चलता है खाप पंचायत, वो और खतरनाक है, समझ में। वहां राष्ट्रीय पंचायत काम नहीं आ रही है, वहां वही वाली पंचायत काम करती है। ठीक है, खैर है, अभी भी चलता है। हाँ? सब टॉपिक में क्या आप बात कर रहे हैं? गांव में कौन रहा है बताओ तो? जो गांव में रहा है वो खूब एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आता है ना। मतलब किसी का मारपीट हो जाए या किसी का प्रेम प्रसंग वाला मामला फंस जाए, इसके बाद जो लुटिया डूबती है और जो पोल खुलता है ना, मतलब आप बस देखते रहिए उसके बाद। ठीक है, खैर, तो वैदिक काल में पंचायतों को क्या कहा जाता था? पंचायतन। इसमें पंच, 5 ठो पंच होते थे, इनका समूह मिलकर के क्या करता था? न्याय, है ना। तो इस न्याय देने वाली संस्था का ही नाम क्या पड़ गया बाद में? पंचायत पड़ गया। ठीक, और पंचायतों के गठन की बात संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है ना। इसमें इस आर्टिकल के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का विकास करें। पंचायत जो है ये गांधी जी का जो राम राज्य का सपना था, है ना, उस सपने को साकार करने वाला एक पहलू है। क्लियर? ये वो बात है कि गांधी जी का कहना था कि भारत जो है, भारत शहरों में नहीं गांवों में बसता है, समझ में आया? तो गांवों में बसता है, तो गांवों का अगर विकास कर दिया जाए तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। क्लियर? और इसीलिए जो आर्टिकल 40 जिसको हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, गांधी जी का राम राज्य, है ना, वो राम राज्य की संकल्पना कुछ और नहीं है, पंचायतों पे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने से है। अगर लोगों की भागीदारी पंचायतों में सुनिश्चित हो जाती है तो लोगों का विकास अपने आप ही होने लगेगा, है ना। पंचायतों का विकास हो जाए तो देश का विकास होने लगेगा। क्लियर? तो हमको अगर विकास का कार्य शुरू करना है तो वो फ्रंट से नहीं, कहां से शुरू करना है? सबसे पीछे से, ताकि निचले से निचले स्तर तक प्रशासन पहुंचे और वहां तक विकास सुनिश्चित हो पाए। समझ पा रहे हैं आप बात को? और इसके लिए राज्यों को क्या दिया गया है? निर्देश। ठीक, और इसीलिए ये वाला आर्टिकल जो है पार्ट 4 डीपीएसपी में डाला गया है। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, उसमें डाला गया है इसको। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? छत्तीसगढ़ में कौन सा पंचायती राज अधिनियम लागू है? तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू है ना। कौन सा पंचायती राज अधिनियम लागू है? 1993, 1993। तो सर 1993 में कैसे? छत्तीसगढ़ बना ही 2000 में है, तो उससे पहले कानून कैसे आ गया? तो उससे पहले कानून चल रहा था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कानून को ही हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक, और उसी क्रियाविधि के साथ अडॉप्ट किए जैसा चल रहा था वो, है ना। तो इसीलिए इसको क्या जानते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। समझ पा रहे हैं क्या बात को आप लोग कि नहीं? समझ पा रहे हैं? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो ये प्रारंभिक तौर पर पंचायतें प्रशासन का विकेंद्रीकृत स्वरूप है ना। ऐसा समझिए कि जैसे अगर कोई एक व्यक्ति शासन कर रहा है ना, तो पूरी पावर किसके अंदर है? इस एक व्यक्ति के अंदर। क्लियर? लेकिन ये अपने पीछे 2 लोग को लगा दिया अपने नीचे, तो पावर क्या कर दिया? दोनों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ,
ये और पावर को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना, तो पावर और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब हो रहा है। और इसके बाद ये भी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको आप लोग ठीक वो मत समझना, अरे वेस्टेज वेस्टेज क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है है ना। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ना समझो भाई, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं पावर डिसेंट्रलाइज कर रहा हूं, है ना। ठीक, शक्ति का क्या कर दे रहा हूं मैं, विकेंद्रीकरण। तो पहले जो पावर एक व्यक्ति में थी वो अब क्या हो जा रहा है, ठीक, पहले एक में थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूट होते होते कहां तक जा रही है, वो अंतिम से अंतिम छोर तक, है ना। आपके पास भी शक्ति है, आपके पास भी प्रशासन का अधिकार है। आप प्रशासन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं, कैसे, वोटिंग के माध्यम से। क्लियर, आप वोट दे रहे हैं तो आप प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, आप प्रशासन में चुन करके लोगों को भेज रहे हैं। समझ में आ रहा है बात। तो ये समझिए कि ये केंद्रीय लेवल था, फिर राज्य, फिर जिला, फिर जिले में भी अलग अलग लेवल हो गए। समझ में आया बात। तो ये उस तरीके से पावर पहले एक व्यक्ति में था, अब पावर क्या हो गया, अंतिम व्यक्ति तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, है ना, विकेंद्रीकृत हो गया। तो पंचायती राज क्या करता है, पंचायती राज के स्थापना का उद्देश्य ही था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, है ना, अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित कर दी जाए। क्लियर है, इजी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ें। तो ये हो गया पंचायतों का परिचय, है ना, ये क्या हो गया, पंचायतों का परिचय। इतना बात जानना था हमको। अब पंचायतों के विकास का इतिहास, है ना, अगला जानना है किसको, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताइए, बोलिए हाँ नहीं। है ना, पंचायतों के विकास का इतिहास। पंचायती राज संस्थाएं भारत में आई कैसे, अभी छत्तीसगढ़ में कैसे आई ये नहीं देख रहे हैं, अभी किस में देख रहे हैं हम लोग, भारत में कैसे आई। और ये संविधान का भाग 9 चल रहा है अभी, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो पंचायतों के विकास का इतिहास, कैसे पंचायतें विकसित हुई। तो एक डेट याद रखना है आपको। हालांकि पंचायतें तो भारत में वैदिक काल से मौजूद है ना। तो पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि पंचायतें भारत में वैदिक काल से प्रचलित हैं, है ना। लेकिन पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, उनको और पावरफुल बनाने के लिए जब अंग्रेज आते हैं तो उसके बाद उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन से धीरे धीरे पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये विकसित होना शुरू होती हैं। इसमें एक डेट याद रखना है आपको, 1870, ये एक डेट अपना दिमाग में बिठाना है आपको, 1870, है ना, 1870 में भारत में एक जो है आपका वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, सुने हैं आप लोग नाम इसका, है ना। लॉर्ड मेयो ये पहला व्यक्ति है जो पंचायतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करता है ना, फाइनेंशियल रूप से पंचायतों को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। ये कौन है, लॉर्ड मेयो। ये क्या करेगा, वित्तीय रूप से पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव रखता है ना। कौन रखा है, लॉर्ड मेयो। याद रहेगा इसका नाम, क्या नाम है इसका, लॉर्ड मेयो, है ना। तो लॉर्ड मेयो को याद रखिए आप। इसके बाद दूसरा नाम याद रखिए आप, लॉर्ड रिपन का। किसका, 1882, 1882, है ना, 1882। कौन आ गया है, लॉर्ड
रिपन, है ना। ये क्या करेगा, ये अलग अलग संस्थाएं स्थापित करने की कोशिश करेगा, है ना। पावर को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर देगा और ये कहेगा कि प्रशासन जो है स्थानीय स्तर पर भी होना चाहिए, है ना। और इसके लिए ये जो है इसी के लिए इसको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन का जनक। किसको कहा जा रहा है, लॉर्ड रिपन को, याद रहेगा। किसको कहा जा रहा है, लॉर्ड रिपन को। क्या कहा जा रहा है, स्थानीय स्वशासन का जनक, है ना। ठीक, लॉर्ड रिपन के समय ही स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। ठीक, यही जो है शक्तियों को विकेंद्रीकरण शुरू कर शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्टार्ट करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक। नगर पालिका, नगर निगम व नगर पंचायत तथा पंचायत स्तर तक सुनिश्चित करता है ना, सुनिश्चित करता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। क्लियर, किसका नाम है, लॉर्ड रिपन का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं किसको कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, तो चीजें चल रही हैं, है ना। और जब तक अंग्रेज है तब तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं का विकास करना है ना। तो इसके लिए संविधान का भाग 9, है ना। संविधान का भाग 9, संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक भाग डाल दिया पंचायतों के लिए। भाग क्या था, भाग 9, समझ में आया। इसमें भी पंचायतों के गठन की बात की गई कि पंचायतें होंगी भारत में, है ना। लेकिन जो पंचायतें गठित हो रही हैं वो उतनी सुदृढ़ नहीं है ना, उनके पास वो पावर नहीं है। ठीक, कौन चुनकर जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, कार्य प्रणाली पे सरकार की नजर ही नहीं है ना। तो इसीलिए संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है ना। पंचायती राज का प्रावधान किया गया है किसमें, संविधान के भाग 9 में। समझ में आ रहा है बात। और अब क्या होगा, तो प्रावधान कर दिए, पंचायतों की स्थापना हो रही है, लेकिन ये पंचायतें, क्या बता रहा हूं मैं, मजबूत नहीं है, क्योंकि उस पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। क्लियर। तो धीरे धीरे समय आते आते पंचायती राज संस्थाएं बिखरनी शुरू हो जाएंगी एक टाइम के बाद, है ना। तो फिर सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वापस से पुनर्जीवित करेगी और पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाएगी, है ना। इन कमेटीज के माध्यम से पंचायतों का क्या होगा, अब विकास होगा, है ना। तो पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए बनाई गई समितियां, पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए बनाई गई समितियां, है ना। कौन कौन सी समितियां हैं जिनको बनाया गया जिससे पंचायतों का विकास सुनिश्चित हो पाया, है ना। तो हमको जो समितियां बनाई गई हैं, इन समितियों का नाम याद करना है, कब गठित हुआ उसका डेट भी याद करना है ना। और उन्होंने क्या क्या प्रमुख प्रावधान कहे, है ना, क्या सिफारिशें थी, उनको भी जानना है ना। तो पहले तो नाम बैठाइए, ठीक, कौन कौन से हैं प्रमुख समितियों में। कुछ ही प्रमुख समितियां हैं, बाकी समितियां अन्य कार्यों के लिए गठित हुई थी, वो बीच बीच में पिन मारने टाइप कुछ कुछ बातें पंचायतों के लिए कह देंगी, ठीक है। और इन्हीं जो अभी 5-6 प्रमुख समितियां बताऊंगा, इसी को पूछा जाएगा आपके पेपर में, है ना। बाकी अगर ये बन गया तो बाकी अपने आप बन जाएंगे आपसे। क्लियर। तो बनाई गई समितियां कौन कौन सी थी, तो ऐसे याद करिएगा, BAGS, बैग्स, ठीक, T,
याद रहेगा, बैग्स टी। क्लियर? तो इसको याद करिए, बैग्स टी, है ना, और फिर जीबी, बैग्स टी जीबी। बी से बलवंत राय मेहता, बी से बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति बोलिए? बलवंत राय मेहता। ए से अशोक राय मेहता, अशोक राय मेहता समिति। क्लियर? बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक राय मेहता, ठीक, बी ए जी बैग, है ना। जी से जी वी के राव समिति। कौन सी समिति है? जीवी के राव समिति। हो गया बैग। एस, एस से एल एम सिंघवी समिति। कौन सी समिति? एल एम सिंघवी समिति, ठीक। बैग्स, बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक राय मेहता, जी से जीवी के राव समिति, और एस से सिंघवी समिति। एलएम को बाद में करिएगा, सिंघवी नाम को याद रखिए, सिंघवी समिति, ठीक। और टी, टी से थुंगन समिति, टी से थुंगन समिति। क्या नाम है? टी से थुंगन समिति। जी, जी से गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति, जी से गॉडगिल समिति। और बी, बी से भूरिया समिति, बी से भूरिया समिति। होगा याद? बैग्स टी जीबी, ये प्राइमरी तौर पे याद होने चाहिए। और भी संस्थाएं हैं बहुत सारी, है ना, जो बीच में हुई हैं, लेकिन हमको उसको बाद में देखना है। पहले किसको देखना है? इनको, है ना। प्राइमरी तौर पे ये नाम याद होने चाहिए। सीक्वेंस देख लिया आप, सबसे पहले अशोक राय मेहता, फिर पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक राय मेहता, फिर जीवी के राव, फिर सिंघवी समिति, फिर थुंगन समिति, फिर गॉडगिल समिति, और फिर भूरिया समिति। होगा? ट्रिक क्या है? बैग्स टी जीबी, है ना। बी से बलवंत राय, ए से अशोक राय, जी से जीवी की राव, फिर एस, एस से सिंघवी, है ना, और टी से थुंगन, फिर जीबी, जी से गॉडगिल, और बी से भूरिया समिति। हो जाएगा क्या याद? डेट देखिए, 1957, 1957। ए से अशोक राय मेहता 1977, 1977, 57, 77, 85, 1985, 57, 77, 85, ठीक। सिंघवी समिति 1986, 57, 77, 85, 86, 1988, 1988, 88, ठीक। 57, 77, 85, 86, 88, 88, और फिर 1995। हो जाएगा? 57, फिर 77, फिर 85, फिर 86, फिर 88, 88 दो बार, 88 में 8 दो बार है ना, हाँ, तो 8 दो बार तो 2 बार 8 8, है ना, 88, 88, और उसके बाद 1995। हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक। बलवंत राय मेहता ये गठित हुआ था, और इसकी सिफारिश थी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हों, है ना। इसकी सिफारिश क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्लियर? कितने स्तर का होना चाहिए पंचायती राज? पुत्र कह रहा है 3 ज्यादा है, 2 होना चाहिए, द्विस्तरीय, है ना। द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कौन कह रहा है? अशोक राय मेहता। कितना स्तर? और बलवंत राय 3 स्तर, है ना। बलवंत राय कितना स्तर? 3। जीवी की राव ये कह रहा है नियमित चुनाव हो,
नियमित चुनाव। पंचायती राज व्यवस्था में पहले चुनाव नहीं होते थे, है ना, इर्रेगुलर था। अब इनका कहना है क्या हो, रेगुलर चुनाव हो, नियमित चुनाव हो। समझ में आ रहा है बात। और 86 में सिंघवी समिति, इन्हीं के सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, दर्जा देने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए, ठीक, कौन सी समिति है, एलएम सिंघवी समिति। ठीक, फिर आ गया कौन सी समिति, थुंगन समिति। ये पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किसको, प्रशासनिक व राजनैतिक सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए कौन सी समिति, थुंगन समिति, है ना, याद रहेगा। कौन सी समिति, थुंगन समिति। इसके बाद देखिए अगली समिति कौन सी है, गॉडगिल समिति, है ना। गॉडगिल समिति की क्या सिफारिश है, तो ये कह रहा है पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन के बेस पे होना चाहिए चुनाव। क्लियर। तो रिजर्वेशन की बात कौन कर रहा है, गॉडगिल समिति। और भूरिया समिति ये बात करेगा किसका, पेशा एक्ट का। किसका बात करेगा ये, पेशा एक्ट का, कि पेशा एक्ट लागू होना चाहिए पंचायतों में, है ना। जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट, पेशा कानून की बात कर रहा है कौन, भूरिया समिति। हुआ क्या, ये 2 4 5 और 2 7 7 कमेटियां याद हुई कि नहीं, हो गई। पहली वाली कमेटी का नाम, दूसरा, तीसरा जीवी राव, चौथा एलएम सिंघवी, पांचवा थुंगन, ये हो गया। इसके बाद 2 और, जीबी, है ना, जी से गॉडगिल और बी से भूरिया, हो जाएगा बैगस्टी जीबी। ठीक, बैगस्टी जीबी। बलवंत राय मेहता कब, 1957। अशोक राय मेहता कब, 1977। फिर थुंगन कब, 85। अरे 85 भाई, 85। अच्छा, जीवी के राव है ना, हाँ, जीवी के राव कब, 85। फिर सिंघवी कब, 86। और फिर ये आपका थुंगन, थुंगन अब आ गया कब, 88, है ना। और फिर गॉडगिल और भूरिया, गॉडगिल कब, 88 और भूरिया कब, 95। हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। इतना बैठा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। इनकी सिफारिशें ही बता दो फटाफट, है ना। बलवंत राय मेहता की सिफारिशें क्या थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक, ये एक लाइन में भी डिटेल में पूरा एक एक ठो आपको जितनी कमेटियां गठित हुई हैं बताऊंगा, है ना। पहले तो इसको ध्यान रखिए, त्रिस्तरीय। अशोक राय क्या बोल रहे हैं, 2 स्तर। जीवी के राव, नियमित चुनाव, नियमित चुनाव। ठीक, और इसके बाद आपका सिंघवी बोल रहे हैं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, है ना। ठीक, और फिर इसके बाद आगे टी, थुंगन। थुंगन किसकी बात करेंगे, प्रशासनिक ढांचा का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, है ना। राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा जो है ये क्या हो, सुदृढ़ हो, है ना, मजबूत हो। और इसके बाद फिर कौन आ गया, गॉडगिल। गॉडगिल किसकी बात करेंगे, रिजर्वेशन की, है ना, आरक्षण की, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। और इसके बाद अंतिम कौन है, भूरिया समिति। भूरिया समिति में क्या है, पेशा एक्ट की बात करेंगे, पेशा एक्ट की मांग करेंगे। याद हुआ इतना, नहीं हुआ, कौन बताएगा। चलो बताओ, पढ़ चुके, दोबारा पढ़ रहे हो, अब तो बता ही सकती हूँ। बलवंत राय, हाँ, इसका समय है 1957। हाँ, उसके बाद अशोक राय मेहता 1977। हाँ, फिर है जीवी के राव, हाँ, इसका समय है 1985। फिर एलएन सिंघवी का समय है 1986। उसके बाद थुंगन, थुंगन का समय है 1988 में। फिर गॉडगिल का 1988 और फिर भूरिया का 1995। बलवंत राय का सिफारिश था त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक मेहता का है 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएंगे जीवी के राव, इनका है नियमित चुनाव। और फिर
सिंघवी, एलएम सिंघवी का है संवैधानिक दर्जा, और फिर थुम्मन का है प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, और फिर गॉडगिल का आरक्षण, और भूरिया का क्या था, भूरिया का पेशा एक्ट। बहुत बढ़िया। ठीक, और इधर से सबसे पहले बलवंत हाँ राय, सर एसएससी का हाँ बता। बलवंत राय, हाँ फिर उसके बाद अशोक राय, हाँ फिर मेरा कुर्सी कहाँ गया है? वाले का नाम नहीं पता है, सची वाले का नाम नहीं है। जी.वी. के राव। हाँ जी, जी के राव। हाँ फिर एस.ए. सिलवन, सिंघवी। सिंघवी, हाँ फिर डी.से थोगन, हाँ फिर बी.से गॉडगिल, हाँ और लास्ट में भूरिया। हम्म फिर इनका ईयर है 1857, हम्म फिर 1887, हम्म 1885, 1886, हाँ फिर 1888, हाँ फिर 1888 और हाँ फिर 1895। 1895। ठीक, और फिर ये लोग सिफारिशें क्या क्या हैं? सिफारिशें क्या क्या हैं? तो सबसे पहले है वो रैंक रैंक चाहते थे। हाँ फिर अशोक राय में चाहते थे 2 लेवल पे। हाँ फिर और उसके बाद प्रशासन अनियमित चाहते थे। अनियमित नियमित हाँ हाँ रेगुलर। हाँ फिर उसके बाद वाले चाहते थे कि प्रशासन से एक कर्जा मिल जाए। हाँ फिर उसके बाद वाले चाहते थे कि मजबूत हो। हाँ क्या मजबूत हो? अरे वो एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो। हाँ, और फिर उसके बाद वाले चाहते थे कि रिजर्वेशन हो। उसके बाद वाले चाहते थे कि पैसा एक्ट लगे। ठीक, बढ़िया। और कौन बताएगा? अभिषेक बताओ। वो बोलता हूँ मेरे इस नाम याद कर लिए हैं और मैं फंस जाता हूँ हर बार। चलो वीर तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हूं खड़ा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ थुंगन 1988, ठीक है। फिर क्या चीज? गॉडगिल, हाँ 88। फिर हाँ 1995। ठीक, बढ़िया। ये तो नाम और डेट हो गया। अब सिफारिशें क्या क्या थी उनको भी बता दो फटाफट। हम्म 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 ठीक है, थुंगन थुंगन का बोलो। प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्या? सुदृढ़ीकरण। हाँ, फिर अगला गॉडगिल। हाँ, और अंतिम पेशा एक। बढ़िया, चलो याद हुआ सबको, है ना? तो यहां पे ठीक विकास वाले में एक पॉइंट हो गया कंप्लीट, है ना? कल जो है, कल की क्लास में जितने भी कमेटीज अभी बताया हूं, इन कमेटीज ने क्या क्या सिफारिशें दी, क्या क्या बातें थी, इसको पढ़ेंगे कल, है ना? तो इन कमेटी का डिटेल करेंगे। अब शुरू भी करूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, है ना? तो समितियों को पढ़ेंगे अब हम लोग कब? कल, ठीक है, बनेगा।
नहीं बनेगा।